हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। यह वीडियो 10वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए है। अगर आप 9th क्लास में भी हैं तो इस वीडियो में बताए गए टिप्स के अनुसार या बताए गए नियम के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख सकते हैं। तो हम लोग इसे प्रश्न के माध्यम से भी मैं आपको तरीके बताऊँगा कि आप आगामी आने वाले एग्ज़ाम में तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हो सकता है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपका नज़दीकी मित्र है तो उसके साथ साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आपको कितने विषय का एग्ज़ाम देना है। ये सबको लगभग मालूम ही है, 6 विषय का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप 6 विषय का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स, हिंदी और एक आपका आ जाएगा संस्कृत। मैं अभी साइंस के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं। विद्यार्थी, आपको 2 टाइप के सवाल मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा ऑब्जेक्टिव और एक मिलेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में उत्तर आपके सामने होगा, उसी में से आपको चयन करना होगा, ये आप मालूम है आपको। और सब्जेक्टिव में आपको उत्तर अपने से लिखना होगा। ठीक है, ये लगभग हर विषय में आपको आएगा, हिंदी में, संस्कृत में, मैथ में, सब में आएगा। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाते समय आप किस बातों का ध्यान रखेंगे, सब्जेक्टिव बनाते समय किस बात का ध्यान रखेंगे, इसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि एक मैं सवाल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो आपके सामने का एक ऑब्जेक्टिव आया सवाल यहाँ। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अगर आपका बेस ठीक ठाक है या आप कितना भी 30 मार्क, हाँ कुछ भी क्यों ना हो, तो सबसे पहले सवाल को बुदबुदा के पढ़ना है। बुदबुदा के मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब बोल के पढ़ना है। इतना नहीं बोलना है कि जो बगल में विद्यार्थी बैठे उसको सुनाई दे दे, मतलब थोड़ा बोल के पढ़ना है। ठीक है, और सवाल जितना आसान लगे उसको और सावधानी से पढ़ना है। अब कम से कम सवाल को 2 बार पढ़ना है। कितना बार जी? 2 बार। जैसे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, फिर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इस तरह से विद्यार्थी पढ़ना है आपको। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि पहले आपको सवाल को 2 बार पढ़ना है। समझ में आ रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहा है, तब आप ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहीं क्विट करते हैं, क्योंकि सवाल आपको डबल मिलने वाला है। 80 सवाल मिलेंगे जी, उसमें से आपको मात्र 40 बनाना है। ठीक है, ठीक, इतना आप समझ गए। तो पहले आपको क्या करना है जी, सवाल को 2 बार पढ़ना है। सवाल समझ में आ जाने के बाद बनाना है, और नहीं आ रहा है तो एक अलग मामला है। सवाल समझ जाने के बाद ही आपको ऑप्शन देखना है। अब दाढ़ी बनाने, इसका मतलब ये हुआ कि दाढ़ी कोई पुरुष बनाएगा। ठीक है, और जब दाढ़ी बनाएगा तो उसके सामने कोई ना कोई दर्पण होगा। ये सब तो आप सवाल इतना समझ में आ रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, पहले देखेंगे इसमें समतल, उत्तल और अवतल 3 ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं, एक चौथा भी ऑप्शन है। तो अगर मान लो आप दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग करोगे, मैंने सवाल बनाते समय आपको किसका ध्यान रखना है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि अब जट से याद किए हो अवतल तो अवतल लगा दिए। ठीक, तो इतना तो आप समझ गए कि एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप क्या क्या करोगे, इतना समझ गए आप। दाढ़ी, पहले सवाल को समझोगे, कितना बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर उसके बाद टिक लगाओगे जो आपको मालूम है। ठीक, अभी जो आपके पास लगभग 30 दिन है, हाँ 30 दिन कह सकते हैं, 30 दिन मान लीजिए आपके पास है। मान लीजिए कुछ इधर उधर भी दिन हो सकता है, आप मान लीजिए किसी दिन नहीं भी पढ़ाई किए, 30 दिन है। इस 30 दिन में आप क्या करेंगे, इस 30 दिन में आप क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे आप। सवाल तो आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप मान लो ऑब्जेक्टिव बनाने बैठे हो इस तरह से। तो पहला सवाल देखो आप, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो सवाल को आपको 2 बार यहाँ भी पढ़ना है, सेट लगाते समय या पढ़ते समय। ठीक, अब ऑप्शन में आप देखो कि अगर आप समतल है, अवतल है और उत्तल है, तो हम समतल का अगर प्रयोग करते हैं, समतल का प्रयोग करेंगे तो अगर मान लो कि व्यक्ति का मुंह इतना बड़ा है तो उसे मुंह इतना ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अगर उत्तल का प्रयोग करते हैं तो ये मान लो दर्पण है उत्तल, यहाँ व्यक्ति खड़ा है,
अगर मुंह इसका इतना बड़ा है तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा। अगर अवतल का प्रयोग करते हैं तो अगर व्यक्ति का मुंह इतना बड़ा है तो इसमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हम समतल का करेंगे कि उत्तल का करेंगे कि अवतल का करेंगे। तो आप कहिएगा कि उत्तल का करेंगे। क्यों उत्तल का करेंगे, सॉरी अवतल का करेंगे। अवतल का इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें 12 प्रतिबिंब बनाता है अवतल। अवतल क्या करता है विद्यार्थी, 12 प्रतिबिंब बनाता है। 12 प्रतिबिंब बनाएगा तो थोड़ा आसानी से हम लोग सहजता से उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप 30 दिन में इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे, चारों ऑप्शन क्या कह रहा है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर प्रयास करिएगा कोई अच्छा चैनल आप देख लीजिए, या बोल सकते हैं कोई अच्छा किताब भी देखिएगा, क्योंकि किताब में बहुत सारे गलत दिए रहते हैं। या आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी जो आपके गुरुजी लोग हैं या किसी से भी आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई बड़ा भाई बहन जो भी हैं, उनकी आप क्या बोल सकते हैं, उनके आप सानिध्य में रहिए या उनके सानिध्य में पढ़िए। ठीक है, क्योंकि सब छोटा मोटा जो गाइड आता है बाज़ार में, उसमें बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं, हज़ारों गलतियाँ रहती हैं, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार कोई डाउट वाला सवाल है तो आप मतलब सावधानी से ही करेंगे। तो इतना तो आप समझ गए कि क्या करना है। एक और सवाल मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा देखिए। एक सवाल दिख रहा है आपको, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके, कॉपर ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर और ये जल बना है। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, मतलब आप देख ही रहे होंगे यहाँ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन मिला है तो कॉपर और जल बना है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण और रेडक्स। अब रेडक्स को अब नहीं मालूम है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, अपोपचय भी इसको कहते हैं, अपोपचय, अपोपचय भी कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में रेडक्स कहते हैं। ठीक, तो भाई आपको ये तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इधर बहुत सारा यूट्यूब वीडियो पड़ा है, आप जहाँ भी पढ़े हो आप पहले एक बार नोट्स देख लो, सवाल को समझ लो। ठीक है, उसके बाद पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ उपचयन क्या होता है। तो समझ लीजिएगा उपचयन, कि किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाए, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, और अपचयन क्या होगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाए। और उदासीनीकरण क्या होता है कि जब एसिड प्लस बेस, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, उदासीनीकरण। उदाहरण के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे किस तरह से उदाहरण दे सकते हैं आपको, HCl ले लो, अम्ल है, और एक आप क्या ले लोगे बोलो, NaOH ले लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारक, और ये क्या हो जाएगा, अम्ल। तो जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। ठीक है, तो फिर आपका NaCl और H2O बन जाता है, इस तरह से देख लीजिएगा आप। ठीक है, NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है विद्यार्थी, एसिड और बेस मिल जाए। मतलब आप तो पहले ऑप्शन को समझ गए कि उपचयन में क्या होगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में क्या होगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा, उदासीनीकरण में क्या होगा, एसिड और बेस मिल जाएगा। और भाई और रेडक्स क्या होता है, तो रेडक्स में क्या होता है विद्यार्थी, कि जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, दोनों क्या हो, एक साथ हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, अपोपचय या रेडक्स कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आप देखो विद्यार्थी, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तभी तो ये यहाँ अकेला बच गया। जब निकल गया ऑक्सीजन तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ देखो H2 अकेला था, और इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन मिल गया है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, जिसमें जुड़ जाएगा तो उपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेडक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया। समझ गए, तो इस तरह से आपको समझ के इधर जो 30 दिन है उधर ही करना है। तो बोलिएगा कि हम तो बहुत याद किए हैं, सब भुला गए हैं, अब क्या करें। तो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आप नोट्स पढ़ें। अगर नोट्स भी नहीं पढ़े हैं तो 10वीं क्लास का साइंस बहुत पतला है, बहुत छोटा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक आपका ठीक है, मूड बना लिए हैं, तो अभी भी कंप्लीट हो सकता है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। अगर इस तरह से कोई विद्यार्थी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले तो आप नोट्स पढ़ें और नोट्स आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इसमें छुएं, तभी आप बनाएं, नहीं तो वही होगा, अंदाज पर आप कितना करिएगा। चलिए एक और उदाहरण के थ्रू आपको समझा रहे हैं। एक बायो देखते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या उदाहरण दीजिए। तो पहले समझिए कि मृतोपजीवी में कौन से जीव आते हैं, कि वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं या सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, मृतोपजीवी कहेंगे। कि वैसा जीव, मृतोपजीवी के अंतर्गत वैसा जीव आएगा जो सड़े गले या मरे हुए जंतुओं को क्या करते हैं, खाते हैं, उसको अपघटित करते हैं, वो हो जाएगा मृतोपजीवी। तो अमीबा नहीं होगा जी। उड़हुल, ये तो पौधा है, उड़हुल का पौधा। गोबर छाता, अब इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। अमरबेल, हाँ अमरबेल तो है एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधा पर रहकर उसे अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा तो आपका क्या बोलते हैं कि जहाँ नमी वाला स्थान है वहाँ पाया जाता है। उड़हुल में तो पेड़ आ जाएगा, इसमें तो उदाहरण ही नहीं है, ये तो स्वपोषी में आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ बन रहा है, बच रहा है, गोबर छाता। मैं इसका इसलिए मैं यहाँ बताया कि मुझे गोबर छाता नहीं मालूम है, कि अगर मान लो कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही ना होगा जी, चारों में से कोई ना कोई तो होगा। तो गोबर छत्ता क्या होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है ऐसा ये। और अब गोबर वगैरह पर दिखेगा तो ये इस तरह से इसका पौधा जैसा होता है, उजला उजला आपको दिख रहा होगा। इसका कुछ लोग सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो गोबर छत्ता एक ऐसा जीव, आप क्या कह सकते हो, हाँ जीवे कहो, कि वो ऐसा जीव है जो क्या करता है जी, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है या उसको अपघटित करता है, या अपना बोल समझ लो कि जीने के लिए उस पर आश्रित रहता है। तो गोबर छत्ता किसका उदाहरण है, मृतोपजीवी का। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार इसका उदाहरण समझ लीजिए, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले आप सवाल को समझें, ठीक है। अभी 30 दिन में क्या बोलते हैं उसको, अभी 30 दिन में जो ऑप्शन है उसको भी आप एनालिसिस करें कि ये ऑप्शन क्या बता रहा है, ये ऑप्शन क्या बता रहा है। और सवाल में बैठने से, एग्जाम में बैठने से पहले सवाल को 2 बार पढ़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ सवाल पर, सॉरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। सब्जेक्टिव क्या कर, सब्जेक्टिव को आप कैसे करोगे। जैसे एक मैं किसका सवाल ले लूँ, जैसे मान लो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत ईजी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले इस तरह से सवाल को आप समझें, तब रटें या उसे याद करें, उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तभी आप लिखेंगे। एक प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, तो आप कैसे लिखेंगे जी, आप समझेंगे तब तो इसे लिखेंगे। और ध्यान में रखें कि आप याद करके अपने से लिखने का प्रयास करें, उसे समझे, पहले तो आप समझें, पहले समझें, उसके बाद याद करें, तब बार बार उसे लिखें, तभी आपके मानस में या दिमाग में बैठ पाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं मैथ वगैरह पर भी कल से वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।